हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप यू ऑल आर फाइन। मैं प्रकाश सर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेटर एजुकेशन पर। सो गाइज, जैसे कि आप लोग को पता है, हमने 8th स्टैंडर्ड ज्योग्राफी का 4th चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ ओशन फ्लोर जो है स्टार्ट कर दिया था। गाइज, इसका हमने एक वीडियो बना लिया था। उस वीडियो में हमने बहुत सारे टॉपिक जो है कवर कर लिए थे। चलिए गाइज, आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। गाइज, उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जिन्होंने भी हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उनके लिए मैंने फर्स्ट पार्ट का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। ओके, तो सबसे पहले आप लोग वो देख लीजिएगा। गाइज, वीडियो स्टार्ट होने से पहले लाइक बटन दबा लीजिए। ओके, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और भी अच्छे वीडियोस आप लोग के लिए बनाता रहूँगा। ओके, सो चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। आप लोग ध्यान दीजिए गाइज। ओके, मरीन डिपोजिशन। गाइस, सबसे पहले मीनिंग समझ लेते हैं। मरीन डिपोजिशन मतलब कोई भी सेडिमेंट या फिर कोई भी मैटर जो पानी के नीचे, ओशंस के नीचे जाके सेटल डाउन होता है, जमा होता है, उसको बोला जाता है मरीन डिपोजिशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइज। द मरीन बेड्स आर द डीप पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इन रिस्पेक्टिव रीजन। क्या बताया गया है गाइज, जो मरीन बेड्स होता है, सबसे पहले मैं आप लोग को बता देता हूं मरीन बेड्स क्या होता है। आप लोग ध्यान दीजिए गाइज। ओके गाइज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फिगर 4.2 ओशन रिलीफ में जो मरीन डीप दिया गया है वही होता है मरीन बेड। समझ में आ गया आप लोग को। मरीन बेड मतलब जिस पैसेज से, जिस एरिया से कोई भी ओशन फ्लो होके जाता है, समझ में आ गया आप लोग को, उसी को बोला जाता है मरीन बेड। तो चलिए गाइज देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बताया गया है। सो गाइज, मरीन बेड्स जो है वो डीपेस्ट पार्ट माना जाता है किसका, किसी भी रीजन का। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेंस वेरियस डिपॉजिट्स आर फाउंड इन दिस पार्ट्स। और क्या बताया गया है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिपॉजिट्स आप लोग को इस जगह पे देखने मिलेंगे। ओके, द डिपॉजिट्स आर एज फॉलोज। अभी कौन से डिपॉजिट्स होते हैं, चलिए देखते हैं। पेबल्स। गाइज, मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोग को बता दिया था पेबल्स क्या होता है। स्मॉल स्टोन्स, क्ले, सॉइल एक्सेट्रा, ये चीजें आप लोग को पता ही होंगी। चलिए आगे देखते हैं। ब्रॉड बाय रिवर्स, ग्लेशियर्स एक्सेट्रा फ्रॉम द कॉन्टिनेंट्स। और ये सब चीजें कौन लाता है, रिवर्स लाते हैं, ग्लेशियर्स लाते हैं अपने साथ। समझ में आ गया आप लोग को। और कहां से लाते हैं, कॉन्टिनेंट्स से। कॉन्टिनेंट्स मतलब क्या होता है गाइज, लैंड। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए। द डिपोजिशन ऑकर्स मेनली ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। क्या बताया गया है, डिपोजिशन कहां पे होता है ज्यादातर, कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे। समझ में आ गया। दीज आर कॉल्ड मरीन डिपॉजिट्स। इसको क्या बोला जाता है, मरीन डिपॉजिट्स बोला जाता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। लावा एंड एश इरप्टिंग आउट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन इज ऑल्सो फाउंड हियर। गाइज, क्या बताया गया है, वॉल्केनिक इरप्शन से जो भी सेडिमेंट्स बाहर आते हैं, जैसे कि लावा, एश, ये सब भी आप लोग को कॉन्टिनेंटल शेल्फ मतलब ओशन बेड्स की तरफ आप लोग को देखने मिलेंगे। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फाइन सॉइल पार्टिकल्स आर डिपॉजिटेड ऑन अ लार्ज स्केल। क्या बताया गया है, छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स जो है वो भी ज्यादातर आप लोग को डिपॉजिट होते हुए दिखेंगे। Remains of marine plants and animals are mixed in these deposits। गाइस, क्या बताया गया है, जो भी रिमेन्स रहता है मरीन प्लांट्स और एनिमल्स का, रिमेन्स में क्या क्या आ गया, डेड प्लांट हो गया, डेड एनिमल हो गया, मरीन एनिमल। समझ में आ गया आप लोग को। सो ये सब चीजें भी जो डिपॉजिट्स रहते हैं ना ओशन के नीचे, उसके साथ मिक्स रहता है। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। दिस मिक्सचर इज मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल्स एंड लाई इन द फॉर्म ऑफ फाइन क्ले। गाइस, क्या बताया गया है, ये जो मिक्सचर रहता है ये किससे बना रहता है, फाइन पार्टिकल्स से। समझ में आ गया आप लोग को। और वो किस तरह से मतलब डिपॉजिट रहता है, वो डिपॉजिट रहता है फाइन क्ले के फॉर्म में। समझ में आ गया आप लोग को। दिस इज अराउंड 30% ऑफ द डिपॉजिट्स। क्या बताया गया है, और ये जो भी डिपॉजिट्स रहते हैं ये कितना रहता है, 30%। मतलब जितना भी डिपॉजिट्स है ओशन फ्लोर में, वो सब डिपॉजिट्स में से 30% क्या रहता है, फाइन क्ले रहता है। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। These are called marine oases। इसको क्या बोला जाता है गाइज, मरीन ओजेस बोला जाता है। समझ में आ गया आप लोग को। मरीन ओजेस मतलब क्या, डिपॉजिट ऑफ सॉफ्ट मड दैट इज क्ले। समझ में आ गया।
To understand the form of the marine life in the ocean and the availability of the minerals on the ocean bed, these deposits are very important. Guys, क्या बताया गया है, अगर हम लोग को मरीन लाइफ के बारे में या फिर ओशन बेड्स में जो भी मिनरल्स है उसके बारे में पढ़ना है, उसके बारे में समझना है, तो हम लोग को मरीन डिपॉजिट्स जो रहते हैं उसके बारे में समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। Sedimentary rocks are formed due to the depositing of layers over layers of the sediments. Guys, क्या बताया गया है, sedimentary rocks कैसे बनते हैं, जब sediments के लेयर पे लेयर जो फॉर्म होते हैं उसके वजह से बनते हैं sedimentary rocks, and the pressure of sea water, और किसकी वजह से, जो भी प्रेशर रहता है सी वाटर का उसकी वजह से भी। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए गाइस, सेडिमेंट्स क्या होता है, मैटर दैट सेटल्स टू द बॉटम। समझ में आ गया आप लोग को? मतलब ऐसा मैटर जो ओशन के बॉटम पे, ओशन के नीचे जो है सेटल डाउन होता है। समझ में आ गया आप लोग को? चलिए आगे देखते हैं। बिसाइड्स सम ह्यूमन इंड्यूस्ड मटेरियल इज ऑल्सो फाउंड हियर। इसके अलावा, ये सब तो नेचुरल फैक्टर्स थे हम लोग ने जो पढ़ लिए थे, इसके अलावा ह्यूमन इंड्यूस्ड मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस्ड। समझ में आ गया आप लोग को? मतलब जो इंसानों की प्रोड्यूस हुई चीजें हैं वो भी आप लोग को ओशन बेड्स पे मिलेंगी। समझ में आ गया? These include sewage, solid waste, radioactive material, waste chemicals, plastic, etc. गाइज, आप लोग को पता होगा ये सब चीजें जो है ह्यूमन एक्टिविटी से जो है ओशन बेड में जाती है। समझ में आ गया आप लोग को? सबसे पहला क्या बताया गया है, सीवेज। सीवेज क्या होता है गाइज, ह्यूमन एक्सक्रिएट। समझ में आ गया आप लोग को? आप लोग को पता होगा गाइज, ह्यूमन एक्सक्रिएट जो है वो जाके कहाँ डंप होता है, ओशंस में। ओके, सॉलिड वेस्ट जो होता है वो भी कहाँ पे डंप किया जाता है, ओशंस में। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स जो रहते हैं वो सब चीजें कहाँ पे डिपॉजिट होती हैं, ये सब चीजें जो है वो डिपॉजिट होती है ओशंस में। समझ में आ गया आप लोग को? वेस्ट केमिकल्स जो रहते हैं वो भी होता है। प्लास्टिक का भी प्रॉब्लम आप लोग को पता ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। These waste prove hazardous to the hydrosphere. गाइस, क्या बताया गया है, ये जो भी वेस्ट रहता है जो ह्यूमन एक्टिविटी से ओशंस में जाके सेटल डाउन होता है, ये पूरा जो है हार्मफुल रहता है, हजार्डियस रहता है। हजार्डियस मतलब क्या होता है, हार्मफुल। और ये किसके लिए हार्मफुल है, हाइड्रोस्फीयर के लिए, मतलब वाटर में जो भी, पानी में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके लिए। समझ में आ गया आप लोग को? These materials are extremely harmful to the marine life and its environment. Guys, क्या बताया गया है, ये जो भी मटेरियल्स रहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल रहते हैं। किसके लिए, मरीन लाइफ के लिए और उसके नीचे जो भी एनवायरनमेंट है उसके लिए। Though the polluting components are less, their nuisance value is more. Guys, क्या बताया गया है, भले ही polluting component जो है वो कम हो तो भी उनका न्यूसेंस वैल्यू, मतलब जो भी ट्रबल वैल्यू रहेगा, तकलीफ देने वाला जो वैल्यू रहेगा वो बहुत ही ज़्यादा रहेगा। समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं। गाइज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, फिगर 4.3 में दिया गया है मरीन डिपॉजिट्स। आप लोग ने देख लिया अच्छे से। फिगर 4.4 क्या है, मरीन सेडिमेंट्स। आप लोग देख सकते हो ये पूरे सेडिमेंट्स का जो पिक्चर दिया गया है ये है ओशंस के नीचे वाला पिक्चर्स। ओके, और जो लास्ट वाला है वो क्या है, एंथ्रोपोजेनिक डिपॉजिट्स। एंथ्रोपोजेनिक मतलब क्या होता है, ऐसी एक्टिविटीज जो ह्यूमन के वजह से हुई है। समझ में आ गया आप लोग को? एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ऑकरिंग थ्रू ह्यूमन एक्टिविटीज। गाइज, आप लोग को पता होगा प्लास्टिक वगैरह ये सब चीजें जो है, ये पॉल्यूशन जो है ये किसकी वजह से होता है, ह्यूमंस की वजह से होता है। समझ में आ गया आप लोग को? आप लोग नोट डाउन कर लेना गाइज अच्छे से। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आप लोग को दिया गया है, ऑलवेज रिमेंबर मीन सी वैल्यू, एलिवेशन और डेप्थ ऑफ एनी प्लेस इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल। गाइज, क्या बताया गया है, एलिवेशन। एलिवेशन मतलब क्या होता है, ऊंचाई, और डेप्थ मतलब होता है गहराई। समझ में आ गया आप लोग को? सो इन दोनों का मेजरमेंट कैसे होता है, हमेशा सी लेवल से होता है। समझ में आ गया आप लोग को? एलिवेशन का आप लोग छोटा सा मीनिंग भी लिख सकते हो गाइज, द प्रोसेस ऑफ मूविंग टू अ हायर प्लेस। ओके, चलिए आगे देखते हैं। द एवरेज ऑफ द हाइएस्ट हाइट
टाइड, क्या बताया गया है, जो भी हाई टाइड हुआ था उसका एवरेज, ओके, मतलब जो हाई टाइड हुआ था जो उसमें से भी हाईएस्ट था उसका एवरेज, एंड द लोवेस्ट लो टाइड। लोवेस्ट लो टाइड मतलब क्या होता है, लो टाइड हुआ लेकिन सबसे ज्यादा लोवेस्ट कौन सा था, इन दोनों का क्या करना है, हम लोग को एवरेज निकालना है, इज कंसीडर एज सी लेवल, और उसी एवरेज को क्या माना जाता है, सी लेवल माना जाता है। समझ में आ गया आप लोग को। गाइज नीचे पिक्चर दिया गया है, मैं अच्छे से और समझा दूं। दिस एवरेज इज टेकन टू बी जीरो। गाइज क्या बताया गया है, जो भी एवरेज मिलेगा हम लोग को उसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, जीरो, ओके। एंड एल्टीट्यूड्स और डेप्थ आर मेजर्ड एंड शोन इन पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज। क्या बताया गया है, फिर उसके बाद जो भी एल्टीट्यूड का मतलब हाइट का मेजरमेंट होगा या फिर जो भी डेप्थ का मेजरमेंट होगा वो होगा पॉजिटिव या फिर नेगेटिव वैल्यूज में, ओके। गाइज मैं आप लोग को समझा दूंगा और अच्छे से आप लोग इसी तरह से मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। फॉर एग्जाम्पल माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर्स हाई। क्या बताया गया है गाइज, एग्जाम्पल दिया गया है माउंट एवरेस्ट का जो है 8,848 मीटर हाई। हाई मतलब हो गया पॉजिटिव में, समझ में आ गया आप लोग को। एंड मरियाना ट्रेंच इज नेगेटिव, आप लोग यहाँ पे माइनस का साइन देख सकते हो गाइज, नेगेटिव 11,034 मीटर्स। समझ में आ गया। अब ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि ये सी लेवल से नीचे है। समझ में आ गया आप लोग को। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइज, यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। फॉर सर्वे पर्पज इन इंडिया द हाइट ऑफ सी लेवल एट चेन्नई इज कंसिडर टू बी जीरो। क्या बताया गया है गाइज, इंडिया में अगर सर्वे किया जाता है मतलब मेजरमेंट किया जाता है तो जो फिक्स लेवल है वो कौन सा माना गया है, चेन्नई का जो सी लेवल है वो फिक्स लेवल माना गया है। समझ में आ गया आप लोग को। और उसको कंसीडर क्या किया है, जीरो किया है, ओके। एंड द एलिवेशन ऑफ एनी प्लेस इन इंडिया इज मेजर्ड विथ रेफरेंस टू दिस। क्या बताया गया है, इसके अलावा अगर हम लोग को इंडिया में कोई भी एलिवेशन नापना रहेगा या फिर कोई भी हाइट नापना रहेगा तो वो चेन्नई के सी लेवल से मेजर किया जाता है। समझ में आ गया आप लोग को। गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम लेवल ऑफ टाइड, जो हाईएस्ट हाई टाइड रहता है वो, और साथ ही साथ नीचे देख सकते हो मिनिमम लेवल ऑफ टाइड मतलब जो लोवेस्ट लो टाइड रहेगा। इन दोनों का एवरेज जो आ गया वो है मिडल लाइन, आप लोग देख सकते हो एवरेज सी लेवल, ओके। इसी तरह से मेजर किया जाता है। गाइज आप लोग यहाँ पे आगे देख सकते हो दिया गया है हाईएस्ट एंड डीपेस्ट। आप लोग देख सकते हो जो फर्स्ट ऊपर वाला पार्ट है 8,848 मीटर, वो क्या है, माउंट एवरेस्ट है। समझ में आ गया आप लोग को। वहीं पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया है, सी लेवल। उसके ऊपर का जो भी पार्ट रहेगा वो आएगा पॉजिटिव में, और सी लेवल के नीचे का जो भी पार्ट रहेगा वो आएगा नेगेटिव में। इसका भी एग्जाम्पल दिया गया है गाइज, मरियाना ट्रेंच। आप लोग देख सकते हो -11,034 मीटर्स, ओके। समझ में आ गया गाइज आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, ओके। गिव इट अ ट्राई। गाइज यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द मैप ऑफ द ओशन फ्लोर आइडेंटिफाई द ओशन। गाइज आप लोग को यहाँ पे एक मैप दिया गया है ओशन फ्लोर का। हमें क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसमें कौन सा ओशन है। गाइज आप लोग को पता होगा इंडियन ओशन जो है इसमें आप लोग को दिख रहा है, ओके। चलिए, कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द सबमर्ज्ड लैंडफॉर्म्स शोन इन द डायग्राम। गाइज क्या बताया गया है, इस डायग्राम में कौन से लैंडफॉर्म्स आप लोग को दिए गए हैं जो सबमर्ज्ड है। सबमर्ज्ड मतलब क्या होता है गाइज, ऐसे लैंडफॉर्म्स जो पानी के नीचे हो। समझ में आ गया आप लोग को। सो इसमें एक ही लैंडफॉर्म है जो सबमर्ज्ड है, वो है माउंटेन्स, ओके। विच रीजन वुड बी आइडियल फॉर फिशिंग एंड वाई। गाइस क्या पूछा गया है, कौन सा रीजन जो है फिशिंग के लिए बेस्ट रहेगा और क्यों। गाइज आप लोग को मैंने फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था, याद आ रहा है कुछ, कौन सा रीजन जो रहता है जो ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट रहता है। गाइज आपको याद आ रहा होगा, चलिए मैं बता देता हूँ। उसका आंसर है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। पता है ना आप लोग को, मैंने आप लोग को फर्स्ट वीडियो में बता दिया था कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ ही सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पे सी में सनलाइट जो है वो आसानी से पहुंचता है, और वहाँ पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म जैसे कि एल्गे और प्लैंकटन भी ग्रो होते हैं, जो कि फूड बन जाता है किसके लिए, फिशेस के लिए। इसीलिए वहाँ पे बहुत सारी फिशेज आती है। सो इसीलिए
इसीलिए वहाँ पे फिशिंग जो है बहुत अच्छे से हो सकती है। ओके गाइज, चलिए आगे देखते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ऑलवेज रिमेंबर गाइज, क्या ध्यान रखने बोला है देख लेते हैं। डिपोजिशन ऑफ मैनी मटेरियल्स कमिंग फ्रॉम लैंड कीप्स ऑकरिंग इन द सीज एंड ओशंस। गाइज क्या बताया गया है, जो भी मटेरियल लैंड के पास से आता है वो डिपॉजिट कहाँ पे होता रहता है, सीज और ओशंस में। ओके, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल डिपोजिशन एंड सेडिमेंट्स। क्या बताया गया है गाइज, ये कौन से फॉर्म में डिपॉजिट होता है, नेचुरल डिपोजिशन के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि वो नेचुरली आया है लैंड से। समझ में आ गया आप लोग को। बट मैन डिस्पोजेज अनवांटेड मटेरियल्स इन द सी। क्या बताया गया है, इंसान जो है खुद के कारणों की वजह से, खुद की वजह से बहुत सारे अलग अलग मटेरियल्स जो है वो सी में डिपॉजिट करता है। समझ में आ गया। दिस पोजेज अ हजार्ड टू द ओशन बेड एंड द सी वाटर। क्या बताया गया है, इसकी वजह से क्या होता है, पोजेज मतलब क्या होता है, डील्स विद, मतलब इसकी वजह से ओशन को डील किससे करना पड़ता है, हजार्डियस मटेरियल्स से। ओके, हजार्डियस मतलब मैंने आप लोग को बता दिया था क्या होता है, मतलब डेंजरस मटेरियल। ओके, आगे देखते हैं चलिए। ऑल्सो इट इज हार्मफुल टू मरीन लाइफ, और साथ ही साथ ये किसके लिए हार्मफुल रहता है, मरीन लाइफ के लिए, मतलब जो भी पानी में जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके लिए। ओके, वी मस्ट कीप इन माइंड दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन सीज एंड ओशन इज हायर देन ऑन द लैंड। समझ में आ गया गाइज आप लोग को। हम लोग को ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो भी बायोडाइवर्सिटी मतलब जो भी लिविंग लाइफ है लैंड पे और ओशंस में, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है, ओशंस वाला सबसे ज़्यादा है एज कंपैरेटिवली लैंड। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, यूज योर ब्रेन पावर। Do this activity when you go to the seashore with your parents or teacher। गाइज आप लोग को यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, और ये आप लोग को कब करना है, जब कभी भी आप लोग आपके पेरेंट्स के साथ या फिर टीचर के साथ सी शोर मतलब समुंदर के किनारों पे मतलब बीचेस पे जाओगे तभी ये आप लोग को एक्टिविटी करना है। ओके, ऑब्जर्व द मटेरियल्स विच हैव कम विद द वेव्स। गाइज क्या बताया गया है, आप लोग को क्या करना है, जो भी मटेरियल वेव्स के साथ मतलब लहरों के साथ बाहर आया है, समुंदर के किनारों पे आया है, उसको हम लोग को अच्छे से ऑब्जर्व करना है। ओके, क्लासीफाई देम एज पर द फ्लो चार्ट गिवन बिलो। गाइज आप लोग को यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिया गया है, उस हिसाब से आप लोग को क्या करना है, जो भी मटेरियल आप लोग ने देखा उसको क्लासीफाई करना है। ओके, चलिए देखते हैं क्या बताया गया है। मटेरियल्स कमिंग अलॉन्ग विद द सी वेव्स, मतलब ऐसे मटेरियल्स जो सी वेव्स के साथ सी शोर पे आ रहे हैं। ओके, सी शोर मतलब मैंने आप लोग को बता दिया था क्या होता है, समुद्री किनारा। ओके, तो जो मटेरियल्स आएंगे उसमें से दो क्राइटेरिया बाहर आएगा, कौन सा, नेचुरल और आर्टिफिशियल, मतलब होता है मैन मेड। समझ में आ गया, मतलब ऐसे मटेरियल जो नेचर की वजह से क्या हुए हैं, डिपॉजिट हुए हैं। ओके, और ऐसे मटेरियल जो मैन मेड है मतलब इंसानों की वजह से डिपॉजिट हुए हैं और वो बाहर आए हैं। समझ में आ गया। तो नेचुरल में कौन से आएंगे, प्लांट्स आपको पता ही है, कॉन्चेज एंड शेल्स। गाइज कॉन्चेज क्या होता है, आप लोग को पता होगा, शंख जो भगवान के मंदिरों में बजाया जाता है। ओके, ये भी आप लोग को देखने मिलेगा, पता है ना आप लोग को। एक्वेटिक एनिमल्स मतलब क्या होता है, वाटर में जो भी एनिमल्स रहते हैं वो, ये सब किस में आएगा, नेचुरल फैक्टर्स में आएगा। ओके, चलिए देखते हैं आर्टिफिशियल मैन मेड में क्या आता है। केमिकल्स आएंगे, मेटल्स आएंगे, प्लास्टिक ग्लास आएगा। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए देखते हैं आगे। आंसर द फॉलोइंग। गाइज इस फ्लो चार्ट के ऊपर आप लोग को कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनके आंसर हम लोग को समझने हैं। ओके, चलिए देखते हैं। विच ऑफ दीज आर पेरिशेबल आइटम्स। गाइज सबसे पहले पेरिशेबल आइटम्स क्या होता है, ऐसे मटेरियल्स जो जल्दी से क्या हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं। समझ में आ गया आप लोग को, जो जल्दी से डीके हो जाते हैं। सो इसमें से कौन से मटेरियल जो है जल्दी से डीके हो जाएंगे, प्लांट्स, कॉन्चेज एंड शेल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, ये जल्दी से क्या हो जाएंगे, डीके हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच आर नॉन पेरिशेबल। गाइज कौन से मटेरियल जो है वो नॉन पेरिशेबल है? सो इसका आंसर भी आप लोग को पता ही होगा, केमिकल्स, मेटल, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब क्या है? ये सब है नॉन पेरिशेबल। ओके, चलिए आगे देखते हैं। व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ पेरिशेबल आइटम्स। जो भी पेरिशेबल आइटम्स होंगी उनके वजह से क्या होगा? पेरिशेबल आइटम्स विल नॉट क्रिएट पॉल्यूशन। ये चीज याद रखिए गाइज। ओके, इनके वजह से पॉल्यूशन कभी नहीं होगा ऑफ सी कोस्ट, मतलब समुद्र किनारे कभी भी पॉल्यूशन से नहीं भरेंगे। ओके, वॉट विल हैपन बिकॉज ऑफ नॉन पेरिशेबल आइटम्स। नॉन पेरिशेबल आइटम्स की वजह से क्या होगा गाइज? उसके वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट होगा। ओके, समझ में आ गया आप लोग को? इस वजह से क्या होगा? मरीन लाइफ, मरीन एनवायरनमेंट जो है वो पूरा स्पॉइल हो जाएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं क्या बताया गया है। Suggest measures to control the deposition of non-perishable items on the coast। गाइज हम लोग को कुछ मेजर्स, मतलब कुछ रास्ते निकालने हैं जिसकी वजह से जो भी पॉल्यूशन होता है वो पॉल्यूशन ना हो। सो गाइज इसका आंसर क्या है आप लोग को भी पता होगा। चलिए मैं कुछ 2-3 पॉइंट बता देता हूँ आप लोग को। आप लोग के मन में इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स आते रहेंगे गाइज, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट जो है, प्लास्टिक, ग्लास, इन सब का पूरी तरह से प्रोहिबिशन कर देना चाहिए, मतलब पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मैं आप लोग को बताता हूँ स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लेने चाहिए रिगार्डिंग सी पॉल्यूशन। समझ में आ गया आप लोग को? मतलब जो भी सी पॉल्यूशन करता है उसको स्ट्रिक्ट एक्शन से कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलना चाहिए। समझ में आ गया आप लोग को? गाइज इसके अलावा अगर आप लोग को भी कुछ अच्छे एक्शंस पता है या फिर आपके दिमाग में कुछ आइडियाज़ है तो मुझे प्लीज़ शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। How will you run a campaign of environmental conservation to keep the coast clean? गाइज क्या बताया गया है? अगर आप लोग को मौका मिले तो आप लोग किस तरह से एक कैंपेन रन करोगे, चलाओगे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, जिसकी वजह से जो समुद्री किनारे हैं वो क्लीन रहे। सो आप लोग अपने अपने आइडियाज़ जो है मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर करना। ओके गाइज, मैं अपने आइडियाज़ कुछ बता देता हूँ। वी विल अरेंज स्ट्रीट प्ले। स्ट्रीट प्ले मतलब क्या होता है पता है ना आप लोग को? मतलब इस तरह से लोगों को अवेयर करेंगे स्ट्रीट पे प्लेस करके। ओके, जिसकी वजह से लोगों को पता चलेगा कि पॉल्यूशन करना बुरी बात है। ओके, और हाईलाइट करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब नेचर की वजह से हम लोग को क्या क्या मिलता है ये सब लोगों को बताएंगे। समझ में आ गया आप लोग को? ये मेरे आइडियाज थे गाइज। आप लोग के आइडियाज मैं चाहूंगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ। ओके गाइज, चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर, आप लोग ध्यान दीजिए। ओके, डू यू नो while studying the ocean floor we must keep in mind the age of the ocean bed। गाइज क्या बताया गया है? जब भी हम लोग स्टडी करेंगे ओशन फ्लोर का, हमें हमेशा एक चीज़ याद रखनी है कि ओशन बेड का एज क्या है। ओके, चलिए। By studying the deposits on the ocean bed, it occurred to the scientists that the deposits at the ocean floor are not older than 200 million years। गाइज जब साइंटिस्ट ने स्टडी किया ओशन बेड के बारे में, तब उनको पता चला कि जो भी डिपॉजिट्स है, मतलब जो भी सेडिमेंट्स है ओशन फ्लोर पे, वो 200 मिलियन ईयर्स से पुराने नहीं है। समझ में आ गया आप लोग को? द मैक्सिमम एज ऑफ द रॉक ऑन द कॉन्टिनेंट इज सपोज टू बी 3200 मिलियन ईयर्स। गाइज क्या बताया गया है? जो भी कॉन्टिनेंट पे लैंड है या फिर जो भी रॉक है वो 3200 मिलियन ईयर्स पुराना है। समझ में आ गया आप लोग को? तो इसी के साथ साथ जो सरफेस है ओशन फ्लोर का वो इतना पुराना क्यों नहीं है, इसका क्वेश्चन आने लगा था साइंटिस्ट के माइंड में। ओके, then where have the deposits on the sea bed which are older than 200 million years gone? फिर गाइस साइंटिस्ट के मन में ख्याल आने लगा कि जो भी ओशन बेड के नीचे मटेरियल्स थे या फिर सेडिमेंट्स थे 200 मिलियन ईयर्स के पहले वाले, वो कहाँ गए? ये क्वेश्चन आने लगा था साइंटिस्ट के मन में। ओके, दिस मेड द साइंटिस्ट रेस्टलेस। इसकी वजह से साइंटिस्ट जो है वो पूरी तरह से चौंक चुके थे। ओके, देन दे स्टार्टेड द स्टडी ऑफ द रॉक अलॉन्ग विद द डिपॉजिट्स। फिर इसी के साथ साथ उन्होंने रॉक्स का भी स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था अलॉन्ग विद द डिपॉजिट्स। मतलब जब वो डिपॉजिट्स का स्टडी कर रहे थे उस टाइम पे उन्होंने रॉक्स का भी स्टडी जो है स्टार्ट कर दिया था। ओके, This made them realize that the rocks are also not older than 200 million years।
इसके स्टडी के वजह से गाइज वो लोग को पता चल गया कि जो रॉक्स है वो भी 200 मिलियन ईयर जितने पुराने नहीं है। ओके, इट वॉज इन्फर्ड मतलब क्या होता है, डिसाइडेड दैट द ओशन फ्लोर इज वेरी यंग एज कंपेयर टू द अर्थ सरफेस। फिर उन्होंने मिलकर डिसाइड किया कि जो भी ओशन फ्लोर है, मतलब पानी के नीचे वाली जो भी जमीन है, वो यंग है, मतलब वो पुरानी नहीं है उतनी, एज कंपेयर टू द अर्थ सरफेस। समझ में आ गया, मतलब अर्थ के सरफेस जितना वो पुराना नहीं है। ओके, चलिए, नाउ दिस इज यूनैनिमसली एक्सेप्टेड। यूनैनिमसली मतलब क्या होता है, फुल्ली एक्सेप्टेड। ओके, मतलब अभी उन्होंने पूरी तरह से ये चीज मान ली है। ओके, दिस रिसर्च वॉज देन यूज्ड इन द स्टडी ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। गाइस क्या बताया गया है, फिर ये रिसर्च जाके किस काम आई, टू द स्टडी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है गाइस, द मूवमेंट ऑफ लार्ज शीट ऑफ द रॉक्स। समझ में आ गया आप लोग को, मतलब जो भी मूवमेंट होता है रॉक्स का, अर्थ के सरफेस के नीचे जो भी प्लेट्स है उसका मूवमेंट होता है, उसकी स्टडी में ये कॉन्सेप्ट जो है अपनाया गया था। समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से गाइस। सो होप सो गाइज आप लोग को वीडियो समझ में आ गया होगा। गाइज इस वीडियो के बाद मैं एक और वीडियो डालने वाला हूँ जो कि है क्वेश्चन आंसर्स का। सो गाइज अगर आप लोग को एक्सप्लेनेशन के रिलेटेड या फिर क्वेश्चन आंसर्स के रिलेटेड जो भी डाउट रहेगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ओके, और अगर आप लोग पर्सनली भी मुझसे बात करना चाहते हो गाइज, सो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम आईडी भी दे दिया है, आप लोग वहाँ पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, और मैं आप लोग को पक्का रिप्लाई करूँगा। गाइज अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग गई है और आप लोग को पूरी तरह से समझ में आ गया है गाइज, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और जो लोग अभी नए हैं जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके, मैं आप लोग को मिलूंगा हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।